सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। तो आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो भी बीच में आता है थ्योरी वो भी हम लोगों का होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों का थ्योरी भी कंप्लीट होते जा रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाए वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि जो भी बताया जाता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला में निम्नलिखित लक्षण है, यानी गर्भावस्था के दौरान एक महिला आती है, उसके में आप लोगों को लक्षण बताया जा रहा है कि ये लक्षण है। जैसे कि उच्च रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, यानी कि उसका बीपी जो है वो क्या है, हाई है, ठीक है। जो भी नॉर्मल बीपी कितना होता है सभी लोग बताइए, तो नॉर्मल बीपी कितना होता है सभी लोग का आंसर आना चाहिए, और वो उसका मात्रक भी सभी लोग बताइए, ठीक है। 120/80, 120/80 क्या, जैसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है ना, तो उसका मात्रक भी बताइए। mm/hg होता है, ठीक है। 120/80 mm/hg। तो देखिए एक महिला आती है, उसका क्या है ना कि उच्च रक्तचाप है, सूजन भी है और प्रोटीन यूरिया है। तो उस महिला को कौन सी बीमारी हुई है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्लेम्सिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्लेम्सिया। ऑप्शन नंबर बी है प्री इक्लेम्सिया। ऑप्शन नंबर सी है APH और ऑप्शन नंबर डी है हाइडेटिफॉर्म मॉल। तो क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं, ठीक है। ये तो हमेशा क्लास में हम बोलते हैं कि जब भी आता है इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर आता है और आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्री इक्लेम्सिया में ये सारा कुछ होता है और साथ में अगर उसको दौरा आने लगे यानी कन्वल्सन स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लोग एक्लेम्सिया का नाम देंगे, यानी उस महिला को एक्लेम्सिया हो जाएगा। अगर ये सारा जो लक्षण आप लोगों को दिख रहा है, ये सारा लक्षण, इस सारा लक्षण के बावजूद अगर उसमें दौरे आने लगे यानी कि उसको इंग्लिश में कन्वल्सन बोलते हैं, तो कन्वल्सन स्टार्ट जब हो जाए तो उसको हम लोग एक्लेम्सिया नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाईमैनुअल परीक्षण के दौरान उत्पन्न नियमित लयात्मक गर्भाशयी संकुचन क्या कहलाते हैं। देखिए संकेत तो आप लोग को बताया गया है, तो ये सारा कुछ संकेत आप लोग रट जाइए, किस संकेत में क्या होता है, कौन सा संकेत में क्या होता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दिखाई दे रहा है बाईमैनुअल परीक्षण। बाईमैनुअल परीक्षण यानी कि दोनों हाथों की सहायता से, दोनों हाथों की सहायता से जब परीक्षण करेंगे तो जो यूट्रस में संकुचन आने लगता है, संकुचन फील होता है, संकुचन महसूस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पामर संकेत बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पामर संकेत बोलते हैं। यह जो है 4 से 8 सप्ताह पे आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। 4 से 8 सप्ताह पे दिखने लगता है ये जो पामर संकेत है, 4 से 8 सप्ताह पे दिखेगा। जब हम लोग उसको टच करेंगे तो एक जो है संकुचन महसूस होगा गर्भाशय में, तो उसी को हम लोग पामर संकेत बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा,
ये संकेत से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है IUC। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग इसका तो फुल फॉर्म बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, IUC का मतलब है, तो इसका सभी लोग फुल फॉर्म बताइए। तो IUC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUC का फुल फॉर्म क्या होता है? जब इसका फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप लोग इसका हिंदी कर लीजिएगा, तो इसका भी मतलब इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। तो चलिए, सब लोग का आंसर आ रहा है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव। ठीक है, बहुत अच्छा, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। IUCD बोलिए, IUC बोलिए, ठीक है, IUCD, उसमें डी लग जाता है, डिवाइस। ठीक है, तो इंट्रा यूटेराइन कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल गलत है। इंस्टेंटिनल यूटेरियल कंटामिनेशन डेकेशन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सभी प्रसव के दौरान होने वाले मुख्य मूवमेंटर है सिवाय, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा, ये ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है वो केवल प्रसव के दौरान ही मूवमेंट होता है, यानी ये प्रसव के दौरान ही होगा, सिवाय एक को छोड़कर। कौन सा ऐसा एक इसमें से ऑप्शन है जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता है, बाकी 3 होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इंगेजमेंट, रिट्रैक्शन, क्विकनिंग, रिससिटेशन। ठीक है, रिससिटेशन यानी कि इसका हिंदी होता है पुनर्जीवन। याद रखिएगा, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम, पुनर्जीवन भी कभी कभी दे देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो आप सभी को पता होगा कि इंगेजमेंट होता है। ठीक है, इंगेजमेंट होता है यानी कि बच्चा जब नीचे आ जाता है, नीचे सरकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंगेजमेंट, यानी वो इंगेज हो गया है। किस में इंगेज हो गया है? तो वो पेल्विक में इंगेज हो जाता है नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है रिट्रैक्शन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिट्रैक्शन मतलब इसमें क्या होता है ना, ये जो है एक अस्थमा पेशेंट में होता है। जब भी वो सांस लेता है तो अस्थमा पेशेंट में क्या होता है कि उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, तो वो जब सांस लेता है ना, ऐसे ज़ोर ज़ोर से ऐसे कर कर के सांस लेता है, तो वो गर्दन वाला जो नीचे वाला, ऐसे आप लोगों को ये क्या हो गया, गर्दन हो गया, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो अंदर के तरफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब जोर से वो सांस लेने की कोशिश करेगा, जब आप लोग भी एकदम जोर जोर से सांस लीजिएगा, तो नीचे वाला गर्दन का हिस्सा आप लोग देखिएगा, वो आप लोग फील कीजिएगा, वो अंदर चला जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रैक्शन। तो ये अस्थमा में होता है। और क्विकनिंग तो आप लोगों को पता ही है कि क्या, जब बच्चा जो है नीचे जब चला जाता है तो माँ को क्या होता है ना कि उस समय क्विकनिंग मतलब हल्का महसूस होने लगता है। उससे पहले जो है माँ को सांस लेने में कठिनाई होते रहती है, भारी सा महसूस होते रहता है। लेकिन बच्चा जब इंगेज हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो वो हल्का महसूस करने लगती है और वो सांस लेने में उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, उसको आराम महसूस होता है, तो उसको हम लोग क्विकनिंग बोलेंगे। रिससिटेशन तो ये प्रसव से संबंधित है ही, आपको पता ही है। जब भी बच्चे का जन्म होता है, अगर उस समय किसी प्रकार का दिक्कत होता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप लोग एक अम्बू बैग का नाम जानती होंगी। तो अम्बू बैग से क्या करते हैं, रिससिटेशन करते हैं, यानी कि पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जीवन करते हैं। तो वो एक प्रकार का रिससिटेशन है, जो कि क्या प्रसव के दौरान होता है। ये बड़ों लोग में भी किया जाता है हालांकि, और ये प्रसव में भी किया जाता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अस्थमा रोगी में होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए, एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे
सा रंग इंगित करता है। देखिए आप लोगों को पता है कि एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है यानी एमनियोटिक जो तरल होता है, एमनियोटिक तरल कहाँ भरा रहता है? ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, कोरियोन। कोरियोन के अंदर क्या रहता है? भ्रूण रहता है, और भ्रूण ये हो गया, ठीक है। और भ्रूण के जो बीच में क्या होता है, इसमें क्या क्या रहता है? प्लेसेंटा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, और इसमें क्या भरा रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का आप लोग को बहुत बार बताए हैं इसका काम क्या है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है? ये जो है बच्चे को वृद्धि और विकास में मदद करता है, ठीक है। ये जब मान लीजिए ये एक प्रकार की झिल्ली ही रहती है ना, तो ये झिल्ली जो है अगर इसमें फ्लूइड अंदर नहीं भरा रहेगा, अंदर इसमें फ्लूइड जो है वो नहीं, सॉरी एक मिनट, तो देखिए अंदर जो है फ्लूइड अगर नहीं भरा रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो झिल्ली है भ्रूण में अंदर जाके चिपक जाएगी, तो उसके वृद्धि और विकास में दिक्कत होगा, ये मूव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का काम करता है, साथ में ये पोषण का भी काम करता है, ठीक है। जो जो ये प्लेसेंटा होता है इसके द्वारा तो जाता ही है एम्बिलिकल कॉर्ड से, साथ में ये जो एमनियोटिक द्रव होता है इससे भी इसको पोषण मिलता है, ठीक है। दोनों चीज़ से मिलता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके कलर को हम लोग देख करके पता लगाते हैं कि ये बच्चा प्री मैच्योर है, मैच्योर है, या फिर किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, तो वो कलर देखिए हम लोगों को पता चल जाता है। तो चलिए अगर उसका रंग हरा है तो उसको क्या हुआ है ये हम लोगों को बताना है कि अगर रंग हरा है तो हम लोग क्या जानेंगे कि ये क्या है। तो देखिए फीटल डिस्ट्रेस, हम लोग उसको फीटल डिस्ट्रेस के रूप में चिन्हित करेंगे अगर रंग हरा है, कि RH कम इनकम्पैटिबिलिटी पोस्ट मैच्योरिटी IUD। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी क्या होता है? 42 सप्ताह के बाद की जो गर्भावस्था होती है ना, तो उसको हम लोग पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं। तो 42 सप्ताह के बाद की जो गर्भावस्था होगी तो उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का सब्जेक्टिव लक्षण नहीं है? यानी कहने का मतलब ये है, सीधा सा क्वेश्चन ये है कि तीसरा ट्राइमेस्टर में कौन सा इसमें से जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सॉरी, तीसरा ट्राइमेस्टर नहीं, प्रथम ट्राइमेस्टर बोल रहा है। प्रथम ट्राइमेस्टर में कौन सा लक्षण दिखाई नहीं देगा? तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, क्विकनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। तो इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ये भी बताया गया है कि आखिर क्विकनिंग कब होती है, एमनोरिया कब से कब तक स्टार्ट होती है, मॉर्निंग सिकनेस कब से कब तक स्टार्ट होती है। सभी लोग को तो पता ये होना चाहिए कि पहले तिमाही कितना होती है। तो देखिए तिमाही जो है वो 3 होता है इसके नाम से ही। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्या होता है एमनोरिया, मतलब क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उसको हम लोग एमनोरिया बोलते हैं। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग एमनोरिया बोलते हैं। ये तब तक ये एमनोरिया रहता है जब तक कि प्रसव नहीं हो जाए, तब तक ये एमनोरिया रहता है। मॉर्निंग सिकनेस जो होता है वो प्रथम ट्राइमेस्टर के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ट्राइमेस्टर कितनी होती है सभी लोग बताइए, तो ट्राइमेस्टर कितनी होती है? ट्राइमेस्टर यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं तिमाही, ठीक है।
3 होती है, सभी का राइट आंसर आ रहा है। चलिए, पहला जो तिमाही होता है 0 से 12 सप्ताह तक होता है, उसके बाद 13 से 28 सप्ताह तक दूसरा होता है, और तीसरा होता है 29 से 40 सप्ताह के बीच तीसरा टाइमेस्टर। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन ये सीधे ये भी पूछ देता है कि पहला टाइमेस्टर कितने से कितने सप्ताह तक होता है, दूसरा टाइमेस्टर यानी कि दूसरा तिमाही कब से कब तक होता है, और तीसरा तिमाही कब से कब तक होता है। ठीक है, तो मॉर्निंग सिकनेस यानी सुबह सुबह जो वोमिटिंग का मन होता है, तो उसको हम लोग हाँ चलिए ठीक है, वही बात हुआ, मतलब वोमिटिंग का मन हुआ यानी कि नौजिया। ठीक है, किसी किसी को जो है वो वोमिटिंग हो जाता है, या फिर किसी किसी को ऐसे केवल मन होता है और होता नहीं है, तो उसी को हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। यानी नौजिया स्टार्ट रहता है पहला ट्राइमेस्टर में, यानी उसको वोमिटिंग का मन होते रहता है लेकिन वोमिटिंग होता नहीं है, यानी वोमिटिंग जैसा मन होते रहता है। ठीक है, क्विकनिंग में अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन बताए क्विकनिंग क्या होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन में क्या होता है कि उस समय ब्लैडर जो होता है, यानी कि ब्लैडर यानी मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय, तो मूत्राशय क्या होता है ना कि उस समय जब यूट्रस बढ़ रहा होता है, तो यूट्रस बढ़ रहा था और साथ में क्या होता है कि भ्रूण भी बढ़ते रहता है, तो उसका भार जो है वो ब्लैडर पे पड़ता है, यानी मूत्राशय पे पड़ता है, जिसके कारण मूत्राशय क्या होता है, भारी सा महसूस होता है, उस पर वजन पड़ता है, जिससे बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन बोलते हैं, यानी बार बार मूत्र त्यागने की जो इच्छा होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन। तो ये सारा लक्षण पहले ट्राइमेस्टर में रहता है, लेकिन ये जो क्विकनिंग होता है ना वो तीसरे ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है, यानी कि तीसरा तिमाही में। तीसरा तिमाही कब स्टार्ट होता है, 29 से 40 सप्ताह के बीच में तीसरा तिमाही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताइए। अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में मासिक धर्म की अनुपस्थिति कहलाती है, यानी मासिक धर्म की अनुपस्थिति क्या कहलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अनुपस्थिति, एक मासिक धर्म की अनुपस्थिति और एक बंद हो जाना, दोनों में अलग अलग बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो चलिए इसीलिए ध्यान से सोच समझ के आंसर कीजिएगा। मेनार्के, रजोनवृत्ति, मेनोरिया और एमनोरिया क्या हो जाएगा, राइट आंसर सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमनोरिया, जब मासिक धर्म जो है अनुपस्थित हो जाती है यानी गायब हो जाती है। गायब कब होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनोरिया बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसके उपयोग के साथ पेल्विक सूजन की बीमारी कम से कम होती है। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना क्वेश्चन कि निम्न में से किसके उपयोग के बाद पेल्विक सूजन की बीमारी कम से कम होती है। देखिए यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन ये है कि ये जो है 4 आप लोगों को दिया गया है, चारों में से कौन सा उपयोग करने से पेल्विक सूजन कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अंतरा गर्भाशयी निरोधक उपकरण यानी IUCD, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मौखिक निरोधक गोलियां यानी ओरल पिल्स, यानी कि जैसे छाया हो गया। ठीक है, छाया हो गया, और क्या क्या होता है आप लोग बताइए तो, माला एन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां है। और फिर डायफ्राम हो गया कि कंडोम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, तो आप लोगों की आवाज़ जो है थोड़ा सा धीरे जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा।
तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कंडोम है इसके उपयोग से पेल्विक सूजन बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर चांस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन है? ठीक है, गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसका आंसर बताइए सभी लोग। प्रोलैक्टोपोएटिक हार्मोन इसमें से कौन सा है? ए, बी, सी, डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। देखिए क्या होता है ना कि प्रोलैक्टिन क्या होता है? हार्मोन। इसका काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या करता है कि जो स्तन ग्रंथि होता है उसे दुग्ध स्राव कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन है ना, सेम वैसे ही प्रोलैक्टिन ही हार्मोन है। ये जो गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन जो हो प्रोलैक्टिन को मदद करता है, प्रोलैक्टिन से क्या हार्मोन स्रावित करने के लिए। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ना, ये प्रोलैक्टिन को उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है दुग्ध स्रावन के लिए। इसीलिए इसको बोला है कि एक प्रकार की प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ठीक है, ये भी मदद करता है दुग्ध स्रावन में, प्रोलैक्टोपोएटिन और प्रोलैक्टिन दोनों। याद रखिएगा। अब जो है क्वेश्चन जो है चेंज कर रहा है, सारी पुरानी जो क्वेश्चन रटी रटाई है उसको याद करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी क्या करता है? दुग्ध स्रावन में मदद करता है। प्रोलैक्टिन भी करता ही है, दोनों करता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के पश्चात नाभि संकुचित होकर किस रूप में परिवर्तित होती है? कमेंट आ रहा है धीरे धीरे पढ़ाइए। देखिए धीरे धीरे तो हम वैसे भी खुद ही एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो इससे धीरे आप लोग पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप लोगों को धीरे पढ़ना है तो वो जहाँ पे स्पीड का कम ज़्यादा करने वाला आता है ना, तो वहाँ पे आप लोग उसको कम करके भी पढ़ सकते हैं स्लो स्लो में। ठीक है, तो जन्म के पश्चात क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नाभि संकुचित होकर किस रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी जन्म के पश्चात क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड आप लोगों को पता है कि काटा जाता है और उसके बाद 2 से 2.5 इंच तक उसमें रहता है। तो वो जो है बाद में क्या होता है, उसको किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? लिगामेंट वेनोसस, लिगामेंट एम्बिलिकस, लिगामेंट टेरेसस, लिगामेंट आर्टेरियोसम। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, बी, सी, डी इसमें से क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिगामेंटस टेरस। इसको आप लोग याद रखिएगा, लिगामेंटस टेरस में ये परिवर्तित हो जाता है। चलिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया कि गर्भावस्था में आयरन की कमी को पता लगाने के सबसे संवेदनशील परीक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन बाइंडिंग क्षमता, सीरम ट्रांसफेरिन। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आयरन की कमी को पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, कौन सा परीक्षण करेंगे, सबसे आसान और सबसे सरल। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है। यहाँ पे आप लोग जो है क्वेश्चन का नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिए, ये इधर उधर है। यहाँ पे 9 है, 10 है, 10 है, यहाँ पे 10 है, उसके बाद 127 आ गया है, तो इसमें नंबरिंग जो है वो गलत है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका गलत आंसर सब लोगों का आ रहा था ऑप्शन नंबर बी, सीरम फेटेरिन। सीरम फेटेरिन का क्या मतलब होता है? देखिए जब भी आयरन जो होता है बॉडी में अधिक होता है तो वो किस रूप में रहता है? फेटेरिन जो प्रोटीन, फेटेरिन क्या होता है ना, एक प्रकार की प्रोटीन है
ठीक है। जो अब आयरन की जब शरीर में अधिक हो जाती है, आयरन अधिक मात्रा में रहती है, तो वो फेटेरिन प्रोटीन के रूप में एकत्रित रहता है। तो जो फेटेरिन, जब हम लोग इसी का पता लगाते हैं, तो जब वो उसके हिसाब से हम लोग को पता लग जाता है कि आयरन की इसमें कमी है या नहीं। जब आयरन हम लोगों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहेगी, जब अधिक मात्रा होगी, तभी तो वो फेटेरिन प्रोटीन हम लोगों के बॉडी में पाई जाएगी। जब वो पाई जाएगी तो इसका मतलब आयरन की मात्रा पर्याप्त है। ठीक है, तो उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग हम लोग पता लगा लेंगे आयरन की कितनी मात्रा है। जब उसके में कमी रहेगी तो फेटेरिन प्रोटीन इकट्ठा कैसे रहेगी, जैसे वसा क्या होता है कि जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है लीवर में। ठीक है, वैसे ही आयरन जो होता है वो फेटेरिन के रूप में इकट्ठा रहता है। तो ये इस फेटेरिन जो होती है, फेटेरिन की ही हम लोग पता लगा लेते हैं, तो जिससे पता चल जाता है इसमें आयरन की कमी है या नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 28 सप्ताह की गर्भायु से पूर्व योनि रक्तस्राव किससे इंगित करता है। यानी 28 सप्ताह से पूर्व अगर जो है योनि से रक्तस्राव होता है तो वो क्या है, वो उस संकेत को हम लोग क्या बोलेंगे। इनविटेशन एबॉर्शन की मिस्ड एबॉर्शन की इनकम्प्लीट एबॉर्शन की थ्रेटनेड एबॉर्शन। देखिए एबॉर्शन भी बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए आप लोग को जो है बता दें कि इसका क्या हो जाएगा। देखिए बहुत लोग का आंसर जो है वो गलत आ रहा है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थ्रेटनेड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है ना, इस अबॉर्शन में तो 28 सप्ताह से पूर्व तो वो होता है, तो वो सब अबॉर्शन ही कहलाता है। लेकिन अबॉर्शन भी बहुत प्रकार का होता है। तो इसमें थ्रेडनेट में क्या होता है ना कि इसमें से रक्तस्राव होता है ना, वो पेनलेस होता है, यानी पेन भी नहीं होता है और फिर रक्त निकलते रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस अबॉर्शन को थ्रेडनेट अबॉर्शन बोलते हैं। थ्रेडनेट को हिंदी में संभावित बोलते हैं। ठीक है, संभावित एबॉर्शन यानी संभावित गर्भपात। ठीक है, इसको हिंदी में संभावित गर्भपात भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, अगर उसका उचित उपचार मिले ना तो ये जो है वो गर्भावस्था जारी रह सकता है। ठीक है, इसका अगर उचित उपचार किया जाए, सही समय पे उचित उसका देखभाल किया जाए तो गर्भावस्था जारी रह सकता है। लेकिन इनविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है ना कि ये जो है उस कंडीशन में पहुंच जाता। इनविटेबल मतलब होता है इसका हिंदी, सबसे पहले आप लोग ये जानिए, अपरिहार्य। अपरिहार्य होता है। ठीक है, इसका हिंदी अपरिहार्य गर्भपात। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारा ब्लीडिंग हो गया रहता है, तो इसमें जो है उस कंडीशन में ये पहुंच चुकी होती है जो गर्भावस्था जारी नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो इनविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है कि गर्भपात इसमें जारी नहीं रह सकता है, लेकिन थ्रेडनेट में गर्भपात जारी रह सकता है। और क्या होता है ना कि इसमें पेन होता है। ठीक है, और इसमें पेन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रक्तस्राव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अल्ट्रासोनोग्राफी में सोनोएस्ट्रॉम अपीयरेंस का दिखाई देना किस स्थिति को कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्थानिक गर्भावस्था, हाइडेटिफॉर्म मोल, एकाधिक गर्भावस्था, गर्भाशय गिरिवा, कार्सिनोमा। तो देखिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइडेटिफॉर्म मोल। देखिए इसमें क्या होता है ना
कि गर्भावस्था में ग्रोथ तो होता है, भ्रूण का ग्रोथ तो होता है, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं, जैसे कि असामान्य रूप से होता है, जैसे अंगूर का जैसे गुच्छा होता है ना, उस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें यही होता है हाइडेटिव फॉर्म मोल। तो सोनोग्राफी में जब ये दिखाता है उस टाइप का, तो उसको हम लोग हाइडेटिने फॉर्म मोल बोलते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए होता क्या है कि अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है किस लिए, कि बच्चा का ग्रोथ अच्छा से हो रहा है, कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, ये सारा कुछ, ताकि आगे जो है दिक्कत नहीं हो पाए। ठीक है, तो क्या होता है ना कि उसमें जब अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग कराते हैं तो उसमें भ्रूण की स्थिति भी दिखाई देती है। तो स्थिति उसमें ये दिखाई देती है ना, उसका ग्रोथ तो होते रहता है लेकिन अंगूर के गुच्छे के समान होते रहता है। तो इसी स्थिति को हम लोग हाइडेटिडो फॉर्म मोल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये अगला क्वेश्चन है, एक्लेम्सिया के इलाज हेतु कौन सी दवा काम में ली जाती है। यानी एक्लेम्सिया आप लोग को पता है कि प्री इक्लेम्सिया क्या है और इक्लेम्सिया क्या है। तो इक्लेम्सिया का उपचार पूछा जा रहा है इसमें कि इक्लेम्सिया का उपचार क्या है। देखिए बहुत लोग नया भी जुड़े हुए हैं तो उनको हम बता दें कि प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में क्या होता है। देखिए प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर जब क्वेश्चन आया था तो उसमें हम बताए थे कि क्या होता है कि सूजन आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है और फिर प्रोटीन, यूरिया में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है प्री इक्लेम्सिया में। लेकिन कलभंसन भी अगर आने लगे, उसको दौरा आने लगे पेशेंट को, तो वो क्या होता है, इक्लेम्सिया कहलाने लगेगा। ठीक है, वो सारा जो है लक्षण वो तो रहेगा लेकिन दौरा जब स्टार्ट हो जाएगा तो वो इक्लेम्सिया कहलाने लगेगा। ठीक है, तो वही इक्लेम्सिया का इलाज के लिए दवा पूछा जा रहा है आप लोग से। एंटीकोलबेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, आईवी सिरिंज सॉल्यूशन और उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताइए, ए या बी या सी या फिर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, बहुत लोग का अच्छा आंसर आ रहा है, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है मेथिल डोल्पा, लेटालोल, फिनाइलोटोइन और फिर निफेडिपिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी फिनाइटोइन। फिनाइटोइन जो है वो इसको छोड़ करके सारा के सारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको उतना जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। देखिए प्रसव के दौरान भ्रूण के सिर को बाहर निकालने में सहायता के लिए विशेष रूप से कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसव के दौरान सिर को निकालने के लिए, भ्रूण के सिर को निकालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है, कौन सा यंत्र है जो ये काम लिया जाता है। ठीक है, लामिनियारिया तंबू, सिम्स स्पेकुलम और फिर ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स और गर्भाशय ध्वनि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी लोग ही इसका राइट आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए होगा या बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा या फिर कोई नहीं होगा, क्या होगा ये भी आप लोग बता सकती हैं कि कोई नहीं होगा, कि ऑप्शन ही गलत है कि क्या है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन जो है लगभग सबका, देखिए क्या होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका जब हम आप लोग को फिगर दिखाएंगे ना, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए इस फिगर में आप लोग देखिए, ये जो आप लोग को इंस्ट्रूमेंट ऐसे टाइप का, एक ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का आप लोग को दिखेगा, ये ऐसे टाइप का रहता है कुछ इस प्रकार का। इसी के सहायता से जो फीटस का जो सर होता है, भ्रूण का जो सिर होता है, इसी के सहायता से निकालते हैं। ये बस सिर के जो अकॉर्डिंग ही ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो इसी को ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप बोलते हैं। इसी से सिर को बाहर निकालते हैं, इससे बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए इसको ध्यान से।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, बिशप के प्राइंडक्शन सर्वाइवल स्कोरिंग सिस्टम में जो पैरामीटर शामिल नहीं है वो है यानी सीधे से मतलब आप लोग ये समझिए कि जब भी प्रसव होता है, प्रसव के दौरान तक के कौन सा इसमें जो है कारण है वो शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नहीं है। तो फैलाव, ग्रीवा लंबाई, स्थिति और डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस, क्या होगा राइट आंसर? इसका सभी लोग दीजिए राइट आंसर। ठीक है, ये जो है कॉमन सेंस वाली भी बात है, तो आप लोग सभी लोग इसका आंसर बताइए, ए होगा कि बी होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस जो है, म्यूकस का डिस्चार्ज जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये जो फैलाव है, यानी कि ग्रीवा यानी सर्विक्स के फैलाव और उसकी लंबाई और स्थिति सब कुछ शामिल है, बशर्ते कि डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस को छोड़ के। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे आम प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है, वर्टेक्स है, चेहरा है, या फिर भाव है, या कंधा है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा, या फिर सी होगा, या डी होगा। इसका आप लोग आंसर बताइए कि आखिर सबसे आम प्रस्तुति क्या है। इससे पहले भी बता चुके हैं बहुत बार। ठीक है, जब भी आया था प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन क्या है, ये सारा कुछ आप लोगों को बताया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, ए या बी या सी या डी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स जो प्रस्तुति है यानी प्रेजेंटेशन है वो सबसे आम माना जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं आखिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो देखिए इस फिगर को आप लोग देखिए, ये देखिए ये जो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। ठीक है, वर्टेक्स है, और ये आप लोग को जो दिख रहा है वो है ब्रो और ये है फेस। तो इसमें वर्टेक्स यानी कि जो सिर का ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना वो दिखता है। ठीक है, और ब्रो में आईब्रो। ठीक है, आईब्रो सामने रहता है, और फेस में पूरा फेस सामने रहता है। अगर फेस प्रस्तुति है यानी फेस प्रेजेंटेशन है तो वो फेस दिखेगा, ब्रो में आईब्रो दिखता है, वर्टेक्स में ये वाला, इसका वर्टेक्स वाला हिस्सा, ये सिर वाला बीच वाला हिस्सा दिखता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। गर्भपात का एक प्रकार जिसमें फीटस मर चुका हो तथा काफ़ी समय से गर्भाशय के अंदर ही रह चुका है, यानी फीटस का डेथ हो चुका है लेकिन वो फीटस जो है गर्भाशय के अंदर ही है, तो वो एबॉर्शन कैसा एबॉर्शन कहलाएगा? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थ्रेडनेड एबॉर्शन, इन विटेबल एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन और सेप्टिक एबॉर्शन। क्या होगा? देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग तो पढ़ चुके थे ना थ्रेडनेस एबॉर्शन, और फिर जो है इनविटेबल भी पढ़े थे, और इसमें से अब आप लोग को 2 ऑप्शन बचा है, मिस्ड एबॉर्शन और सेप्टिक एबॉर्शन। तो इसमें से आप लोग बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी या डी होगा। आप लोग को बताए थे ना इसमें थ्रेडनेट, इसका हिंदी क्या बताए थे? थ्रेडनेट का हिंदी क्या बताए थे आप लोग? ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इसका हिंदी में भी दे देगा संभावित गर्भपात। ठीक है, संभावित गर्भपात में क्या हुआ था कि इसमें दर्द नहीं होता है, और इसका इनविटेबल एबॉर्शन क्या बताए थे? अपरिहार्य, इसमें दर्द होता है, रक्तस्राव के साथ दर्द भी होता है। तो आप लोग को सी और डी में से बताइए मिस्ड एबॉर्शन होगा कि या फिर सेप्टिक एबॉर्शन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्ड एबॉर्शन। इसमें क्या होता है ना कि भ्रूण की जो है गर्भाशय में ही डेथ हो जाता है, और गर्भाशय में डेथ हो जाने के बाद भी यह गर्भाशय में 4 सप्ताह से भी अधिक रह जाता है। ठीक है, 4 सप्ताह से भी अधिक, अगर टाइम भी पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा कि 4 सप्ताह से अधिक भी रह जाता है।
क्योंकि ये जो है जब एबॉर्शन होता है ना, ये भी पेनलेस ही होता है। पेनलेस होने के कारण जो है ये पता नहीं चल पाता है। तो ये जो है एक प्रकार का थ्रेडनेस एबॉर्शन की तरह ही होता है, लेकिन थ्रेडनेस एबॉर्शन में जो है वो गर्भाशय में भ्रूण नहीं रहता है। लेकिन जो मिस्ड में होता है, मिस्ड एबॉर्शन, तो इसमें जो है गर्भाशय के अंदर जो है वो भ्रूण बच जाता है और 4 सप्ताह से अधिक तक भी रह जाता है। इसका एक और दूसरा नाम भी है साइलेंट मिसकैरेज। मिसकैरेज बोलिए या फिर एबॉर्शन बोलिए, बात बराबर है। लेकिन मिस्ड एबॉर्शन का एक दूसरा नाम क्या है, आप लोग क्या बताइएगा? साइलेंट मिसकैरेज। इसका नाम भी पूछ सकता है कि मिस्ड एबॉर्शन का दूसरा नाम क्या है, तो साइलेंट मिसकैरेज। ठीक है, साइलेंट मिसकैरेज। इसमें मिसकैरेज हो जाता है और पता नहीं चलता, इसलिए इसको साइलेंट मिसकैरेज बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा झूठा दर्द का लक्षण नहीं है। देखिए आप लोग को जहाँ भी अगर पूछना है क्वेश्चन तो आप लोग पूछिए, फालतू का कुछ भी कमेंट आप लोग नहीं कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए जब आप लोग जो है और आंसर भी बताइए, और जब भी बोला जाए पूछने के लिए क्वेश्चन पूछते जाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कमेंट आते रहता है तो कभी कभी पता नहीं चल पाता है। आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही पूछिए, ठीक है? और देखिए आप लोग को इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये आप लोग को थ्योरी भी कंप्लीट होते जा रहा है। जैसे अब एबॉर्शन आया तो एबॉर्शन के बारे में जितना था वो आप लोग को पता चल गया, तो इसमें आप लोग का थ्योरी भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा झूठा दर्द का लक्षण नहीं है? प्रकृति में सुस्त, निचले पेट और कमर तक सीमित, एनीमा से राहत मिली, या गर्भाशय के सख्त होने से संबंधित। क्या हो जाएगा इसमें? झूठा दर्द नहीं है, लक्षण नहीं है, यानी कि झूठा दर्द का लक्षण नहीं है, यानी ट्रू लेबर पेन का लक्षण है। ठीक है, सीधी सी बात यही है कि ट्रू लेबर पेन का लक्षण बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। बहुत बार बताया है ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। चलिए आंसर दीजिए सब कोई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्भाशय के सख्त होने। गर्भाशय क्या होता है ना, वो सख्त हो जाता है ट्रू लेबर पेन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीर्य में जीवित शुक्राणुओं की अनुपस्थिति कहलाती है। यानी वीर्य मतलब क्या? सीमेन। ठीक है, सीमेन एक मतलब तरल पदार्थ है। इस सीमेन के अंदर ही क्या रहता है? शुक्राणु रहता है, आप सभी को पता है। ठीक है, वीर्य में क्या होता है? 99% क्या होता है? पानी, और 1% ही शुक्राणु रहता है। तो चलिए आप लोग बताइए कि वीर्य में जीवित जब शुक्राणु नहीं रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया, एलिगोजूस्पर्मिया, एलिगोस्पर्मिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइए तो। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि वीर्य में जब जीवित शुक्राणु यानी कि स्पर्म नहीं रहे तो उसको हम लोग उस स्थिति को क्या बोलेंगे? उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे एंजियोस्पर्मिया। ठीक है, चलिए ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका आंसर तो सभी लोग बताइए। एक्लेम्सिया के क्लिनिक मैनिफेस्टेशन क्या है? यानी एक्लेम्सिया का आप लोग लक्षण बताइए कि इसमें से क्या है? उच्च रक्तचाप, एनोरेक्सिया, पेट में दर्द, उच्च रक्तचाप, दौरा, एडिमा, योनि रक्तस्राव और उच्च रक्तचाप की रक्तचाप, एडिमा, प्रोटीन, यूरिया और दौरा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताइए तो। इसका बहुत बार आप लोगों को आंसर बताया गया है। सभी लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। एक मिनट, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर
हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आरएच इनकम्प्लेबिलिटी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का रंग होता है। देखिए पिछले बार हम लोग पढ़े आरएच फैक्टर एमनियोटिक फ्लूइड का रंग हरा। हरा क्यों होता है? क्योंकि वो पोस्ट मैच्योरिटी से था। तो अब पूछ रहा है आरएच इनकम्प्लेबिलिटी होता है। आरएच इनकम्प्लेबिलिटी मतलब कि माँ का आरएच फैक्टर अलग और भ्रूण का आरएच फैक्टर अलग। तो इस स्थिति में एमनियोटिक फ्लूइड का रंग कैसा कलर होगा? पहले एस्ट्रो क्लोरोड गोल्डन कलर, पीला हरा पीला रंग, गहरे रंग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब आरएच फैक्टर जो है अलग अलग रहेगा माँ बच्चे का, तो इसमें एमनियोटिक का कलर कैसा होगा? आप लोग इसका आंसर बताइए, ए होगा कि बी होगा या फिर सी होगा? सब लोग का आंसर आना चाहिए, सब लोग आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी गोल्डन कलर। ठीक है, सही आंसर आ रहा था गोल्डन कलर। ऐसा अगर आप लोग बताइए कि एमनियोटिक फ्लूइड का रियल कलर कैसा होगा, अगर उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं पाया जाएगा तो उसमें उसका कौन सा कलर होगा? ठीक है, अगर किसी प्रकार की विकृति उसमें नहीं पाया गया तो कैसा उसका कलर होगा एमनियोटिक फ्लूइड का? चलिए ठीक है, हम बता देते हैं। देखिए क्या होता है ना, इसका हल्का पीला द्रव होता है। ठीक है, साफ रहता है, साफ और हल्का पीला द्रव होता है। ठीक है, हल्का पीला द्रव। अगर आप लोग से पूछे तो आप लोग बताइएगा हल्का पीला द्रव। ठीक है, चलिए देखिए, निम्न में से गर्भस्थ शिशु के किस जन्मजात विकार को पहली ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड द्वारा डायग्नोसिस किया जा सकता है? यानी कि इसमें से कौन सा, ये चार जो है ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा विकार जो होगा जो पहले ट्राइमेस्टर में हम लोग पता लगा सकेंगे कि उसको कौन सा विकृति है? माइक्रोसेफलिक हो गया, ऑप्शन नंबर बी है एनेंसीफिलेसी, और ऑप्शन नंबर सी है इनेंसीसीफेली, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताइए 23 का आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सी विकृति है इसको अल्ट्रासाउंड द्वारा पहली ट्राइमेस्टर में हम लोग पता चल सकता है? पहली ट्राइमेस्टर कितना होता है? 0 से 28 सप्ताह तक होता है। सॉरी, 0 से 12 सप्ताह। ठीक है, 0 से 12 सप्ताह, 13 से 28 होता है, और फिर 29 से 40 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसेसीफेली। ठीक है, एनसेसीफेली में क्या होता है ना, अगर बच्चा में जिस भी भ्रूण में ये विकार पाया जाए एनसेसीफेली, तो उसका मस्तिष्क जो है पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये विकार का पता हम लोग पहले ट्राइमेस्टर में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस में आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा क्योंकि इसका आंसर सभी को पता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? ठीक है, कौन सा इसमें से हार्मोन है जो प्लेसेंटा स्रावित नहीं करता है? HCG हार्मोन, कि मानव प्लेसेंटल लैक्टोजेन, गर्भावस्था विशिष्ट B1 ग्लाइकोप्रोटीन, की टेस्टोस्टेरोन? क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सभी लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा, टेस्टोस्टेरोन। ये सारा हार्मोन जो है प्लेसेंटा से स्रावित होता है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो टेस्टी से यानी वृषण से स्रावित होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 से 55 वर्ष की आयु पर मासिक धर्म का
अस्थायी रूप से बंद हो जाना क्या कहलाता है, यानी मासिक धर्म का जब अस्थायी रूप से बंद हो जाता है तो वो क्या कहलाता है। एमनोरिया देखिए, और ऑप्शन नंबर ए है सबसे पहले मेनार्क, ऑप्शन नंबर बी है एमनोरिया, ऑप्शन नंबर सी है डिसमोनेरिया और फिर ऑप्शन नंबर डी है मोनोपॉज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताइए। जब अस्थायी रूप से बंद हो जाता है तो आंसर बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोनोपॉज। सही आंसर है, सबका आंसर डी ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि अस्थायी रूप से बंद हो रहा है, लेकिन जो अस्थायी रूप से बंद नहीं होता है, प्रेगनेंसी के टाइम बंद होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनोरिया बोलते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संरचना से प्लेसेंटा का निर्माण होता है, यानी प्लेसेंटा का निर्माण जो है वो किससे होता है, सीधी सी ये क्वेश्चन है। कोरियोनिक फंडमस, डेसिडुआ बेसिलस, डेसिडुआ काइसोजेनस और ए और बी सी दोनों, ए और बी दोनों होगा कि इसमें से कोई एक होगा, आप लोग बताइए। आंसर आप लोग बताइए, ABC करके बताइए। 25 नंबर का आंसर सभी लोग, जिन लोग को भी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है नहीं याद है तो आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरियोनिक फंडमस और डेसिडुआ बेसिलस दोनों मिल करके प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप लोग उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। योनि से सफ़ेद सा स्राव पाया जाता है, यानी योनि से जब सफ़ेद सा स्राव पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइकोमेनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया, कैंडिडियासिस, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर, जब योनि से यानी वेजाइना से सफ़ेद स्राव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का, एक मिनट, ये एक प्रकार का बीमारी है। इसमें क्या होता है, वेजाइना से सफ़ेद सा स्राव होता है, और कैंडिडियासिस जो होता है वो होता है खमीर से, ठीक है। कैंडिडियासिस जो एक प्रकार का खमीर पाया जाता है, उसी से कैंडिडियासिस ये बीमारी हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि योनि से जो है उसमें खुजली भी होता है, और फिर क्या होता है ना कि उसमें रेडनेस भी हो जाएगा। जब खुजली होगा तो उसमें रेडनेस भी होगा, वहाँ पे पेन भी होने लगता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कैंडिडियासिस को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन अंडाशयी पुटक की वृद्धि में सहायक है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन ये कि हार्मोन अंडाशयी पुटक, यानी कि अंडाशयी पुटक यानी कि अंडाशय से जब एग निकलता है तो उसके एग निकलने में, उसके वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायता होता है, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए तो आप लोग। अंडाशय से उसमें अंडाशयी पुटक यानी कि अंडाशय जो जिसमें रहता है, किस में रहता है, अंडा यानी एग किसमें, अंडाशय में रहता है। तो वो एग का जब ये होता है उसके वृद्धि में कौन सहायता करता है, वृद्धि में, और फिर ओव्यूलेशन में कौन सहायता करता है। तो देखिए बहुत लोग का आंसर आ रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए FSH। FSH का फुल फॉर्म आप लोग सभी लोग बताइए तो क्या होगा FSH का फुल फॉर्म।
देखिए इसका जब आप लोग को फुल फॉर्म याद है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। फॉलिकल, फॉलिकल को ही हिंदी में पुटक बोलते हैं। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट मतलब क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको उत्साहित करना, उत्तेजित करना, यानी कि वृद्धि और विकास में, ठीक है। तो अंडाशय से अंड का निकालना, ये सारा काम एफएसएच का काम होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन में पी लगा है, पी यानी कि प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में इसका मुख्य कारण होता है। और एस्ट्रोजन का इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका काम आता है एस्ट्रोजन का। और एफएसएच जो होता है वो एग से रिलेटेड है, एग का कब उसका जो है ओव्यूलेशन कराना है, कैसे वृद्धि और विकास करना है, ये सारा काम एफएसएच हार्मोन का काम है, ठीक है। और एलएच जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो दूध से संबंधित है, ठीक है। चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए और पता भी होगा। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, इसका नंबरिंग आप लोग ध्यान मत दीजिए, गलत है, ठीक है। डिलीवरी के बाद माता के स्तन से निकलने वाला स्राव कहलाता है, यानी डिलीवरी के बाद जब माता के स्तन से जो पहला स्राव निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेडियोस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, लोचिया की ल्यूकोरिया। आंसर बताइए इसका, फटाफट से सही आंसर बताइएगा, सभी लोग का सही आंसर आना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि पहला गाढ़ा पीला जो ये मिल्क निकलता है, दूध निकलता है माँ के स्तन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो उसको वो पिलाना चाहिए कोलेस्ट्रॉम। सबसे पहला जो पीला गाढ़ा जो द्रव निकलता है वो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, चलिए। देखिए कौन सी प्रसवकालीन संक्रमण रोग पहली ट्राइमेस्टर में भ्रूण संक्रमण की उच्चतम जोखिम रखती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेपेटाइटिस बी वायरस, सिफिलिस, रूबेला और टोक्सोप्लाज्मोसिस। तो देखिए इसमें जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा जो है हेपेटाइटिस का ही रहता है, इसीलिए बच्चा जब भी जन्म लेता है उसको 24 घंटा के अंदर तुरंत उसको लगाना चाहिए हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग को सुधार करवा दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको जो है छोड़ देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक शुक्राणु द्वारा फ्यूजन के बाद दूसरे शुक्राणु द्वारा प्रवेश को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है कि एक एग में क्या होता है ना कि एक स्पर्म ही प्रवेश करता है। तो जैसे ही एक ये एग हो गया, इसमें स्पर्म एक प्रवेश कर गया तो दूसरा प्रवेश नहीं कर पाता है, तो क्या होता है ना कि इसको रोक जाता है। जब भी जो कोई ये होता है ना, जब दूसरा शुक्राणु आता है, जब ये पहला क्या हो गया, स्पर्म एंट्री कर गया अंदर, तो दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता है।
तो कैसे एंट्री नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ होता है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है ना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कि कोई भी स्पर्म अब दूसरा जो है एक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो इसी प्रक्रिया को पूछा जा रहा है कि क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जून प्रक्रिया, निषेचन, मोरूला और चूना हैचिंग। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि एक एग में एक ही स्पर्म प्रवेश करता है। वो तो आप सब, ये क्या अपवाद में होता है कि एक एग में दो मतलब कि प्रवेश कर जाए स्पर्म, वो हर चीज़ में अपवाद होता है। लेकिन जब एक एग में एक स्पर्म प्रवेश कर जाता है उसके बाद क्या होता है ना, एक ये बाहरी वाली दीवार जो है बहुत ही सख्त हो जाता है। उसके बाद कोई भी स्पर्म जो है प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जोन प्रतिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जोन प्रतिक्रिया। याद रखिएगा कि इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जोन प्रतिक्रिया। चलिए, सुक्तिका अवस्था अवधि के दौरान कौन सी ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ठीक है, ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलताएं। ठीक है, ब्रेस्ट में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? सुक्तिका अवस्था। सुक्तिका अवस्था किसको बोलेंगे? जब भी बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद से ले 6 सप्ताह तक, जब भी बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद जन्म से लेकर के 6 सप्ताह यानी कि 1.5 मंथ तक के काल को हम लोग सुक्तिका अवस्था बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सुक्तिका अवस्था का अवधि पूछा जाता है कि सुक्तिका अवस्था कब से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए। तो सुक्तिका अवस्था के दौरान क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ब्रेस्ट में कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलता आ सकती है। ब्रेस्ट इंगर्जमेंट, फटा हुआ निपल, मस्टिटिस और उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने में तो आप सभी लोग माहिर हैं, तो इसका आंसर सभी लोग फटाफट से दीजिए। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटेलिजेंट है आप लोग। ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जटिलताएं सुक्तिका अवस्था के दौरान पाई जाती है। पाई जाती नहीं है मतलब सब में तो नहीं पाई जाएगी ना, लेकिन ये पाई जा सकती है। तो देखिए, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, गर्भावस्था की पूर्ण अवधि पर रक्तस्राव का मोस्ट कॉमन कारण है। यानी कि गर्भावस्था की पूर्ण जब अवधि हो जाती है तो रक्तस्राव का सबसे कॉमन कारण क्या है? एब्रुप्टो प्लेसेंटा है कि प्लेसेंटा प्रीविया है कि वसा प्रीविया है कि यूटेराइन रप्चर है? क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एब्रोप्टिव प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है ना कि ये जो है समय से पहले ही प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में प्लेसेंटा समय से पहले ही पृथक्करण होने लगता है यानी अलग होने लगता है। ठीक है, जब मान लीजिए बच्चा का डिलीवर हो जाता है उसके बाद ना प्लेसेंटा का अलग होता है, लेकिन ये पहले ही होने लगता है। तो इस स्थिति में क्या होता है ना कि योनि से रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है, तो रक्तस्राव होने लगता है, ये मोस्ट कॉमन कारण है रक्तस्राव का। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। एब्रोप्टिव प्लेसेंटा में क्या होता है कि समय से पहले ही प्लेसेंटा पृथक्करण होने लगता है यानी अलग होने लगता है। तो इस स्थिति में रक्तस्राव होने लगता है। इसको क्या बोलते हैं? एब्रेप्टिव प्लेसेंटा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? एब्रेप्टिव प्लेसेंटा। देखिए एक बार और बता देते हैं। क्या होता है कि एक नॉर्मल जो पोजीशन होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद प्लेसेंटा अलग होता है, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि प्लेसेंटा पहले ही अलग होने लगता है।
तो उस कारण में क्या होता है ना, उस स्थिति में रक्तस्राव होने लगती है। तो इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेप्टिको प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। सर्जिकल मोनोपॉज में कौन सी सर्जरी प्रयुक्त होती है? सर्जिकल मोनोपॉज यानी कि देखिए, मोनोपॉज तो खुद से भी आती है नेचुरल, लेकिन बहुत लोग जो है वो सर्जरी कराकर भी मोनोपॉज कराते हैं, यानी कि मासिक धर्म को रुकवाते हैं। ठीक है, तो इसी सर्जरी को किस नाम से हम लोग जानेंगे? बाईलेटरल ओफरेक्टोमी, कि यूनिलेटरल ओफरेक्टोमी, कि बाईलेटरल ट्यूबेक्टोमी, यूनिलेटरल पुरुष वैसेक्टोमी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखिए ये बहुत लोग को कम को पता होगा, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाईलेटरल उफोरेक्टोमी। ठीक है, बाईलेटरल उफोरेक्टोमी में क्या होता है ना, कि इसमें जो है सर्जरी कराकर मोनोपॉज कराया जाता है। ठीक है, यानी कि मासिक धर्म को रुकवाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में समर्थ नहीं है को माता के गर्भाशय से बाहर निकालना क्या कहलाता है? यानी जो भ्रूण जीवित नहीं है, जीवित रहने में समर्थ नहीं है, तो गर्भाशय से बाहर निकालने की क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिलीवरी कहते हैं, कि अबॉर्शन बोलेंगे, कि लेबर बोलेंगे, कि सिजेरियन सेक्शन बोलेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि जो भ्रूण अभी गर्भाशय में वो जीवित नहीं रह सकता है, जीवित रहने में समर्थ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप सभी को पता है डिलीवरी में क्या होता है, कि वो जीवित बच्चे को जन्म को निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एबॉर्शन। ठीक है, यानी गर्भपात इसका हिंदी होता है। देखिए अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मासिक धर्म के दौरान दर्द होना क्या कहलाता है? यानी बहुत सी गर्ल्स को फीमेल बोलिए। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स को मासिक धर्म के दौरान दर्द होता है। ठीक है, दर्द होना एक कोई जो है अच्छी बात नहीं है, तो दर्द होना जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनार्के बोलेंगे, कि डिस्मेनोरिया बोलेंगे, डिस्पेनेरिया बोलेंगे, कि मोनोपॉज बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आंसर बताइए, मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को क्या बोलेंगे? ABCD कुछ भी लिख दीजिए, बस लिखना है, लिखने में तो कुछ ये जाता नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिस्मिनोरिया क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है? डिस्मिनोरिया में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को क्या बोलेंगे? डिस्मिनोरिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिस्मिनोरिया। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत कम लोग को पता रहता है। ग्रेविडा और ये सब कुछ, तो पेरा, ये सब कुछ पढ़ते रहते हैं बहुत लोग। अब इसका बताइए कि प्रसव में महिला कहलाती है, यानी जब उसका प्रसव हो रहा होगा, प्रसव कक्ष में चली गई रहती है, तो उस समय उस महिला को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविडा, पर्ट्यूरियंट, कि पेरा, कि परप्यूरियम? क्या बोलेंगे? ABCD कुछ भी लिखिए, कुछ तो लिखिए। क्या लिखिएगा आप लोग? लिखिए तो जल्दी से, ABCD में से कुछ भी ऐसे ऐसे लिख दीजिए। हाँ बस कुछ भी लिखिए। चलिए क्या हो जाएगा? पर्ट्यूरियंट। इसका हिंदी क्या होता है पर्ट्यूरियंट का? प्रसव उन्मुख। इसको हिंदी में भी याद रखिएगा, हिंदी भी नाम दे सकता है कि प्रसव में महिला क्या कहलाती है। ठीक है, प्रसवोन्मुख कहलाती है, प्रसवोन्मुख। ठीक है, पर्ट्यूरियंट इसको इंग्लिश में बोलेंगे।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है योनिया झिल्ली का बैंगनी नीला हो जाना। बैंगनी नीला बोलिए या फिर गहरा नीला। एक बार आप लोग को बताए थे कि जब जब जो है योनि का जो योनि से जो रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव को बोलिए या फिर योनि झिल्ली बोलिए, ठीक है, तो उसका रंग जो है कलर कैसा हो जाता है। हाँ, नीला रंग होता है, ठीक है। गहरा नीला भी बोल सकते हैं या फिर बैंगनी नीला भी लिखता है, गहरा नीला भी कहीं लिखता है। तो इस साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैक्टन हिक्स साइन कि जैकमियर साइन की हैगर साइन की ओसेंडियन संकेत। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या बोलेंगे जब योनिया झिल्ली का रंग जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, बैंगनी नीला हो जाएगा, या फिर बैंगनी नीला बोलिए फिर गहरा नीला बोलिए, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैगमियर, ठीक है। ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं है बल्कि ये सब में होती है, ये एक प्रकार की संकेत है, ठीक है। ये संकेत है, ये जो है वेजाइनल साइन है, वेजाइना में होता है, ठीक है। और ये कब होता है, पहला ट्राइमेस्टर में, ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर में ये होता है जैगमियर साइन। और जैगमियर साइन में क्या होता है कि योनिया झिल्ली का रंग चेंज हो जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब बस और पढ़ लीजिए थोड़ा देर, थोड़ा सा और बचा है, 2-3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, उसके बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा मन शांत करके और पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पीआईडी का मुख्य कारण है। पीआईडी, पीआईडी का तो सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म बताइए। एक बार बताए थे आप लोग को पीआईडी का फुल फॉर्म। सभी लोग बताइए पीआईडी का फुल फॉर्म बताया गया आप लोग को, देखिए। हाँ चलिए हम बता देते हैं, जिन लोग को भी नहीं पता है या फिर जो लोग भी नया एडमिशन लिए हुए हैं तो उनको देखिए बता देते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। पीआईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि पेल्विक में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन, सूजन आ जाता है, ठीक है। तो ये किस कारण से हो सकता है, मुख्य कारण क्या है, एब्रुप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर पीपीएच। पीपीएच का भी फुल फॉर्म बताइए आप लोग क्या होता है, सभी लोग बताइए पीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए सबका सही आंसर आ रहा है पोस्टपार्टम हीमोरेज, ठीक है। पीपीएच का फुल फॉर्म यही होता है, पोस्टपार्टम हीमोरेज। तो इसके कारण भी पीआईडी हो सकता है, यानी कि पेल्विक में सूजन हो सकती है पीपीएच के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रीज प्रेजेंटेशन का मुख्य कारण है। ब्रीज प्रेजेंटेशन यानी कि आप लोग को ऐसे सिंपल भाषा में बोला जाता है, बच्चा उल्टा है, यानी कि जब ये मान लीजिए कि ये हो गया पूरा यूट्रस, ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये अधिकतर केस में बच्चा का सिर नीचे रहता है, लेकिन ब्रीज प्रेजेंटेशन में बच्चा का जो सिर होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है, यानी सिर जो है वो ऊपर रहता है ब्रीज प्रेजेंटेशन में। ये अधिकतर केस में होता नहीं है, बहुत कम केस में होता है ब्रीज प्रेजेंटेशन। तो इसका मुख्य कारण क्या है, समय पूर्वता, पोस्ट मैच्योरिटी, मधुमेह, मेलिट्स और एनीमिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, किस कारण से ब्रीज प्रेजेंटेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए कैसे, जब भी आप लोग के पास अगर कोई लेडी आती होगी ना, उसका पहले का आप लोग देखिएगा, उसका जो पहले का जो सोनोग्राफी हुआ रहेगा ना, तो उसको देखिए उसमें ब्रीज प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। तो पहले ब्रीज प्रेजेंटेशन ही रहता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसका समय पास आते रहता है ना, आप पास आते आएगा, पास आते आएगा, जब उसको डिलीवरी होने का जब 1-2 मंथ पहले उसका क्या होता है, 1 मंथ पहले, कि वो बच्चा सीधा हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो वर्टेक्स पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसका समय से पहले ही डिलीवरी हो गया, यानी
कि प्रीमेच्योर हम लोग उसको बोलते हैं, समय से पूर्व डिलीवरी को। तो क्या होता है ना कि उस स्थिति में वो ब्रीच प्रेजेंटेशन ही रह जाता है, क्योंकि अब वो आगे का टाइम वो जब रहता, जब वो उसको उतना टाइम मिलता तब वो अचानक घूम जाता। तो इसीलिए समय से पूर्व जो होता है डिलीवरी, उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन पाया जाता है अधिकतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा आईयूसीटी लगाने के लिए पूर्ण विरोधाभास नहीं है? पूर्ण विरोधाभास मतलब, विरोधाभास मतलब देखिए क्या होता है ना, जो हम लोग को देखिए बेतुका लगता है यानी फालतू लगता है, लेकिन वो सत्य भी हो सकता है, ठीक है, वो 100% गलत नहीं होता है, तो इसी को हम लोग विरोधाभास बोलते हैं। तो वो ही बोल रहा है कि कौन पूर्ण विरोधाभास नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है PID, ऑप्शन नंबर बी है वेजाइनल ब्लीडिंग ऑफ एंडोगोसेड एटिलियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है संदिग्ध गर्भावस्था, ऑप्शन नंबर डी है गर्भाशय की जन्मजात विकृति। तो किस स्थिति में आईयूसीडी जो है लगाना उचित हो सकता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गर्भाशय की अगर कोई जन्मजात विकृति है ना, तो उसमें क्या होगा कि आईयूसीडी जो है हम लोग लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन गलत है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 42 नंबर। देखिए 42 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एपिसियोटोमी में सबसे सामान्य चीरा है। यहाँ पे एपिसियोटोमी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एपिसियोटोमी में सबसे सामान्य चीरा यानी सबसे सामान्य कट कैसा होता है? सबसे सामान्य कट कैसा लगाते हैं? मीडियम, मेडियल, लेटरल, लेटरल यानी कि इलेटरल या फिर मेडियो लेटरल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आंसर बताइए। आप लोग देखी होंगी तो उसके हिसाब से भी आप लोग बताइए। हाँ, ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन आप लोग को याद, कुछ ऐसा जो होता है इसमें हम लोग देखे रहते हैं, उसको फील किए रहते हैं, तो उसको आप लोग बना सकती हैं, उसको आप लोग कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें तो है 1/4 निगेटिव, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर करना पड़ता है। तो देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लेटरल यानी ऐसे। देखिए पेट ऐसे रहता है और ये चीरा ऐसे लगता है, ठीक है, इसको हम लोग लेटरल बोलते हैं। तो सबसे सामान्य चीरा यही ऐसे ही लेटरल ही लगाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो ऐसा पेट हो गया ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ये लेटरल हो गया। तो इस स्थिति में ही चीरा लगाया जाता है, याद रखिएगा, लेटरल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग सभी लोग काउंट कीजिए जल्दी से, किनका कितना सही हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए कि किनका कितना सही हुआ है। काउंट कीजिए, रुके हुए हैं। देखिए सभी लोग जो है, आप लोग को जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग जो है घर से भी पढ़ के आए उसको, और जो भी आप लोग के पास बुक है उसका जो है आप लोग खुद से भी थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी भेज सकती हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो खींच के भेज सकती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को कन्फ्यूजन है तो आप लोग को आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग घर पे भी पढ़िए, क्योंकि सबका जितना बुक आता है ना तो उसमें बहुत सारा गलती भी रहता है, तो वहाँ पे अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है तो डायरेक्ट पूछ सकती हैं, ठीक है। सर का व्हाट्सएप पे आप लोग नंबर होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, आप लोग को वहाँ से आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर आने लगा है,
38, 32, 22, 14। देखिए 14 कैसे आप लोग का सही हुआ है। आप लोग लेट से आई होंगी, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास जो है आप लोग टाइम से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो है 33 भी बहुत लोग का, 40 भी सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जो है 35, 37 बहुत अच्छा अच्छा आंसर भी सही हुआ है। तो जिन लोगों का भी कम जो है वो आया है नंबर, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 22, 27 भी सही बना हुआ है, 30 आया हुआ है, 28। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आप लोग का बन जा रहा है, वहाँ आप लोग का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। जितना भी यहाँ पे सही हो रहा है तो वहाँ पे नंबर और कट के आएगा और नंबर कम हो के आएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ाई अच्छा से कीजिए। सभी लोग को गुड नाइट।